हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करते हैं आपके वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्लास 9 से चैप्टर नंबर 5 सिविक्स की बुक कह लो या फिर पॉलिटिकल साइंस की बुक कह लो। ये आपका मेन चैप्टर होगा रिलेटेबल टू। क्योंकि इसके अंदर आपके बड़े बड़े मेन जो इस देश के अंदर पोजीशंस है ना, उस पोजीशंस के ऊपर रहने वाले लोग हैं ना, वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उनके ऊपर क्या क्या उनकी पावर की लिमिटेशंस हैं, किस तरीके से वो हर एक चीज़ को मेंटेन रखते हैं इस देश के अंदर, किस तरीके से लॉ को मेंटेन रखते हैं, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, किस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो हर एक चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर? हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जुडिशरी काम करती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पहली बात कि कोई भी डिसीजन, कोई भी मेजर पॉलिसी जब आपके हाथ में आती है, या फिर जब सपोज कि कोई भी फार्मिंग बिल आ गया, जैसे लास्ट टाइम जो फार्मर बिल आया था, तो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑर्डर। और गवर्नमेंट ऑर्डर किस तरीके से करती है? तो जब कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर आपके पास आएगा तो वो राइटिंग डायरेक्शन में आता है। अब वो जब राइटिंग में लिखा हुआ आ रहा है ना, तो उसके ऊपर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज़ की साइन होगी, जो कि होगा एक परमानेंट ऑफिसर जिसको हम कहते हैं सिविल सर्वेंट। उसके ऊपर होगा एक टेम्पररी सर्वेंट जिसको हम कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और ये जो आपने इशू किया है ना, इसको हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑर्डर। क्लियर? तो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर होगा वो हमेशा एक सिविल सर्वेंट और एक आपका टेम्पररी प्राइम जो होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके मार्गदर्शन के अंदर आपको इशू किया जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 13 अक्टूबर 1990 के अंदर एक ऑफिस मेमोरेंडम पास किया गया था, जिसके अंतर्गत वो जो डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ज्यूरिडिक्शन ऑन द एंड द पेंशन स्कीम्स। इसके अंतर्गत आता था और इसके ऊपर साइन थी आपकी जॉइंट सेक्रेटरी की। बेसिकली इस रेफरेंडम के अंदर क्या था कि 27% ऑफ वैकेंसीज जो सिविल पोस्ट में होती है उसको रिजर्व किया जाएगा SEBC के लिए, शेड्यूल या फिर कह लो सोशली इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लासेस जो सीट्स थी, ये इनके लिए रिजर्व किया जाएगा। क्लियर? और इसके लिए जो ST का कोटा था, रिजर्व और जो ST SC का कोटा है वो अलग होगा, और थर्ड एक नया कोटा बनाया जाएगा जिसको कहेंगे SEBC, और इसको हम लोग देंगे 27% रिजर्वेशन कोटा, हम उसको देंगे उसके अंतर्गत। अब ये पूरा टॉपिक पूरा हो चुका तो कंट्रोवर्शियल, इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पे बहुत ज़्यादा हिंसा भड़कने लगी, क्योंकि देखो बहुत लोगों को इसके अगेंस्ट में जाना पसंद आ गया, क्योंकि देखो ST SC को ऑलरेडी एक मेजोरिटी दे रखी थी, उसके बाद EBC को भी मेजोरिटी दे दी। मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं ना कि 50% में जनरल लोग रहेंगे और बाकी के 50% में ST SC और SCBC, ये सारे के सारे 50% पर रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक डिबेट का मुद्दा बन चुका था, और पब्लिक ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, मीडिया ने एक अलग से हाइप क्रिएट की, अलग ने मतलब लोगों के थाउजेंड ऑफ ओपिनियंस थे, लोगों ने रोड पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, और इसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले अपील की गई कि भाई इसके अंतर्गत ये चीज़ सही नहीं हो रही है, हमको ये पसंद नहीं आया है, और देश के अंदर अलग अलग जगह पे बहुत अपील डाली गई। तो याद रखना, जब किसी भी लॉ रेफरेंडम के अंतर्गत या फिर किसी भी ऑर्डर को अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ केसेस कर रहे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, तो याद रखना वो या तो आपके फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करनी होनी चाहिए, या फिर एक ऐसा ऑर्डर होना चाहिए कि जो पूरे के पूरे एक बड़े एरिया को या बड़े मार्जिन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है। तो जब इसका निवारण करना की बात आई तो लोगों ने कहा कि एक काम करो, हर जगह केस नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चलता है जिसको लीड करते हैं इंदिरा सोनी, ठीक है, सॉरी इंदिरा सोनी एंड द अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडियन केस। क्लियर? इस रेफरेंडम के अंदर, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चलता है, और केस का डिक्लेरेशन आता है 1992 के अंदर, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई सारे के सारे सबूतों सब कुछ को आइडेंटिफाई करते हुए इसके अंदर कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं किया जाएगा, और इस चेंजेस को करने की कोई जरूरत नहीं है। और 8 सितंबर 1993 को एक रेफरेंडम बाहर निकल जाता है, जिसके अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें चेंजेस की होती हैं, बट एट लास्ट वो रेफरेंडम में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट ना हो, कुछ भी ना हो, इसलिए सेम पॉल्स को फॉलो करके
ऑटोमेटिकली दे दिया था। याद रखना, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह देती है ना कि ये चीज़ परफेक्ट है, उसके बाद चाहे आप हो चाहे पार्लियामेंट वाले इंसान हो, कोई भी हो, उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। उनके अगेंस्ट में कोई नहीं जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज कह दे कि ये परफेक्ट है, मतलब वो परफेक्ट रहेगा ही रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं मेन इवेंट बिफोर द पासिंग ए गवर्नमेंट इशू। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर हो, उसको पास करने से पहले क्या क्या होता है। अब देखो, जो आपका मेन आया था ना, ये ओबीसी वाला था, जो आपका सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था इन 1979 के जो आया था, जो आपकी बीपी मंडल के अंतर्गत रखा, जिसको हम बीपी मंडल कमीशन भी कहते हैं, फिर मंडल कमीशन भी उसके नाम को जाना जाता है। इसने रिपोर्ट जमा की थी 1980 के अंदर। इसने कहा था कि 20% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन रहना चाहिए सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, इनके पास वो सुविधाएं नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए इतनी तक, ठीक है। और आता है, और इसको ये लोग लेके आते हैं इन पावर लोकसभा के इलेक्शन से पहले। लोकसभा का इलेक्शन होता है 1989 के अंदर, और मैनिफेस्टो के अंदर जनता दल ये प्रॉमिस कर देती है कि हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो 20% रिजर्वेशन हम लेके आएंगे, और इसको हम लोग जो मंडल रिपोर्ट होंगी, जो कमीशन आया हुआ है, क्या कह लो कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और 20% ऑफ द रिजर्वेशन सीट हम आपको सबको दे देंगे। और जनता दल इफेक्ट में आ जाती है, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इसको इम्प्लीमेंट लेके आ जाते हैं, इसको लागू कर देते हैं, और 27% रिजर्वेशन शुरू हो जाती है। तो सारा का सारा मुद्दा ऐसे शुरू होता है कि एक इलेक्शन को जीतने के लिए एक इंसान ने उस पूरे के पूरे रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करवा दिया, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया धीरे धीरे जाके। ठीक है, आगे बात करते हैं डिसीजन मेकर। तो किस तरीके से डिसीजन को, किसी भी डिसीजन को इंडिया के अंदर लिया जाता है। याद रखना, वर्ल्ड लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर किस तरीके से किसी भी ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। प्रेसिडेंट होता है वो आपका हेड ऑफ द स्टेट्स है, बट ओनली नाम का हेड है, कोई पावर्स नहीं है। ओके, उसके पास पावर्स कौन कौन सी होंगी? तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ द ऑल द गवर्नमेंट्स गवर्न पावर्स, जितने भी आपके ऐसा ना कि एक एक्चुअल पावर्स होती हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि आप कोई भी डिसीजंस को चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, वो एक्चुअल पावर आपकी प्राइम मिनिस्टर के पास है। और एक ऐसा ना, एक सोने के बंद पिंजरे में एक पोपट है, मतलब एक तोता है, वो सोने के पिंजरे में बंद है, पिंजरा सोने का है, उसको खाने पे दाना डाला जाता है, बहुत रॉयल लाइफ जी रहा है, उसको कहेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। एक्चुअल पावर्स नहीं है। और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब एक पद होता है, इसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास सारी की सारी पावर्स हैं, ऑन पेपर भी और आउट ऑफ द पेपर, उसके पास सारी पावर्स आ जाती हैं, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द कैबिनेट मीटिंग्स। जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स की डिसीजंस लेने की पावर्स है ना, वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर। सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, जिसके पास लगभग इंडिया के 60 to 80% जो आपके जितने भी मेन जो आपके कह सकते हैं पोजीशंस होती हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, इसके अंदर जो मेन मिनिस्टर होते हैं ना, वो रूलिंग पार्टीज के बैठते हैं। और रूलिंग पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब मेन चीज़ों के ऊपर इन्हीं का हक रहता है। और यही लोग होते हैं जो हमेशा, याद रखना, प्राइम मिनिस्टर को हर एक चीज़ों में डिस्कस करते हैं, हर एक चीज़ों में इसको गाइड करते हैं। आगे बात करते हैं कि इसको और भी इजी करने के लिए क्या किया। तो पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन बनाए गए। एक सदन जिसको हम कहते हैं लोकसभा, आपका लोअर हाउस है, जो कि आपका है आपका इलेक्शन, जिसमें आप इलेक्शन जीत के उसके अंदर आ सकते हो, उसको कहेंगे लोकसभा। एक है आपका राज्यसभा, जिसको हम कहेंगे अपर हाउस, जिसके अंदर हमारे द्वारा चुने गए लोग किसी और को चुनते हैं और वो वहाँ जाके बैठते हैं, इसको हम कहेंगे राज्यसभा। क्लियर? और याद रखना, इसके अंदर आपको वो लोग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या फिर यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब याद रखना, उसको जैसे किसी एमएलए को आपने चॉइस किया, तो एमएलए लोग अपने अंदर डिस्कस करेंगे और किसी एक इंसान को एमपी बना के एज ए गुजरात का रिप्रेजेंटेटिव बना के वहाँ पे लोकसभा के साइड में राज्यसभा के अंदर भेजेंगे कि जाके ऐसे गुजरात को रिप्रेजेंट करो, राज्यसभा के अंदर बैठ के जाओ। क्लियर? तो इसे कहते हैं राज्यसभा, उसे कहते हैं लोकसभा। एक और चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव टू सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको अपनी जो पूरी की पूरी सत्ता है, जो पूरी की पूरी विनिंग पावर है, वो आपको लोकसभा में साबित करनी पड़ती है। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि कोई भी
कोई भी प्राइम मिनिस्टर वो राज्यसभा से आया हो, बहुत कम हुआ है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसे कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो राज्यसभा के सद से आए हैं। मतलब मोस्ट ऑफ आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो लोकसभा के साइड से आते हैं, उनको लोकसभा के अंदर अपनी मेजोरिटी साबित करनी पड़ती है, ठीक है। अब सबको पता है कि सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से आए हैं, बट उसमें से कुछ प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जो राज्यसभा से भी आए हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताओ कि राज्यसभा से कौन सा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे। ओके, आगे बात करते हैं कि मेजर डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मीटिंग। उसके हेड कौन होते हैं? तो उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, उसी के अंदर होते हैं कैबिनेट मीटिंग, और उस कैबिनेट मीटिंग का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कोई भी डिसीजन होता है वो लोकसभा राज्यसभा के अंदर से अप्रूवल होने के बाद, उसको अप्रूव लेने के बाद लास्ट में फाइनल अप्रूवल के लिए वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास दो पावर्स होती हैं, या तो उसको इम्प्लीमेंट करवाता है या उसको वापस भिजवाता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास या किसी भी जो हायर अथॉरिटीज होते हैं उनके पास वापस भिजवाता है कि भाई अगर ये इसमें कोई रीचेकिंग करने की चीज़ है तो रीचेकिंग करो, अदरवाइज उसको वापस भेजे बिना उसको पास कर देता है। क्लियर? सपोज इट आपको कोई भी लॉ पास करवाना है, अब लोकसभा के अंदर पास हो गया, राज्यसभा के अंदर पास हो गया, अब प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट के पास पास हो गया। अब प्रेसिडेंट चाहेगा तो उस पर्टिकुलर लॉ को लॉ मेकर्स की दृष्टि के अंदर रख के उसको पास कर देगा, और जब उसको पास करेगा तो उसके ऊपर साइन होगी ना, वो प्राइम मिनिस्टर की भी होंगी, प्रेसिडेंट की भी होंगी, और उसको पास करने वाला एक सिविल सर्वेंट होगा, वो वहाँ पे साइन करेगा, वो हायर अथॉरिटी का जॉइंट सेक्रेटरी होगा, वो उसको पास करेगा और वो पब्लिक में इम्प्लीमेंट करवाएगा। क्लियर? ओके। हाउ टू अपोज द गवर्नमेंट डिसीजन। कई बार होता है ऐसा कि गवर्नमेंट का कोई डिसीजन होता है जिसके अंदर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जैसे फार्मर बिल आया था, बहुत सारे ऐसे नेक्स्ट बिल आने वाले जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हिंसा भड़कने वाली है। मैं आपको एडवांस में कह रहा हूँ, आज जब मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे बिल्स आने वाले कि जिसके अंदर भारत के अंदर बहुत हाई लेवल पे हिंसा भड़कने वाली है कुछ आने वाले टाइमों के अंदर, जो मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बिलों को देखो ना, तो अभी रिसेंटली बहुत ऐसे बिल हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर अगर आप उनको डिटेल्स में पढ़ोगे ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा उनमें ऐसे लूप होल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसका एडवांटेजेस कोई और कम्युनिटीज़ या कोई एक और अलग रिलीजन्स उसको लेके बहुत हाइप क्रिएट करेगा और उससे दंगे बहुत ज़्यादा भड़कने वाले हैं। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, बट वो ना हो तो अगर वो होता भी है तो आपको करना क्या है ये बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं करते हो तो आपको एक केस फाइल करना है। जो केस आप फाइल कहाँ करोगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लास्ट में देखा कौन सा वाला, इंदिरा सोनी वाला। इंदिरा सोनी ने क्या किया कि एक केस फाइल किया जिसके अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि भाई 27% रिजर्वेशन अगर आप उनको दे दोगे तो ऑलरेडी ST SC को पास भी रिजर्वेशन है, तो 50% पूरा मार्जिन खड़ा हो जाएगा, राइट। तो उसमें कोई चेंजेस करने चाहिए। और उस केस में इनडायरेक्टली देखो, इशू कुछ भी हो जाए, अगर आप केस करोगे ना तो इनडायरेक्टली आपको सही जानने को मिलेगा। एक बार जुडिशरी जिसके अंदर हाथ डालती है ना, जुडिशरी जिस जगह पे अपना हाथ डाल देगी ना, उस जगह पे या तो गवर्नमेंट की गर्दन या फिर आम इंसान की गर्दन, दोनों में से किसी न किसी की गर्दन दबेगी। और याद रखना, आम इंसान की गर्दन नहीं दबेती है, हर बार इसमें जुडिशरी के सामने पार्लियामेंट को झुकना ही पड़ता है। याद रखना, पार्लियामेंट के सामने कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर उसमें कोई केस फाइल किया गया तो सिंपल सी बात है, उस ऑर्डर को स्टे ऑर्डर में रख दिया जाएगा। जब ऑर्डर को स्टे में रखा जाएगा तो पब्लिक के बीच में एक अलग तरह की वेव चलती है। जब सपोज कि अगर कोई भी ऐसा बिल लेके आना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हिंसा भड़कने वाले ऐसा कोई बिल है, ठीक है, तो जब किसी ने उसको केस कर दोगे ना, सपोज कि XYZ नाम का बिल है और उसको पास करते ही देश के अंदर दंगे हो गए, ठीक है, तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ करे ना करे, पर जो आम जनता के जो कह सकते हैं ना कि जो ऐसे इंसान होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, तो उसको लेके इसके अंदर केस कर देंगे। जब उसको केस के रूप में फाइल आउट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक डिसीजन लेने के लिए उसको स्टे कर देगी कि भाई ये जो ऑर्डर अभी स्टे है। अब होगा है कि जब किसी ऑर्डर को स्टे कर देंगे ना, तब लोगों के बीच में एक अलग वेव चलती है, लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लोग के बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव बनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बिल का बी भी नहीं पता होता, वो सब क्या करते हैं, अगर झुंड चल रहा है तो झुंड में चलते रहते हैं, सोचते हैं कि कुछ ना कुछ होगा जिसके कारण ये लोग तो अगेंस्ट में कर ही रहे ना, विरोध तो कर रहे हैं तो हम भी विरोध कर लेते हैं।
कुछ लोग ऐसे चलते हैं। तो जब ये सब कुछ ऐसे लोग आपको मोस्ट ऑफ देखने को मिल जाएंगे, तो इन लोगों को टाइम मिलता है, इन लोगों को समझने का टाइम मिलता है कि हाँ भाई जिस ऑर्डर के खिलाफ मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ क्या वो प्रोटेस्ट वैलिड है भी या नहीं है, राइट। तो जब वो स्टे करते हैं ना, तो स्टे के अंदर आपको टाइम मिल जाता है, जनता को टाइम मिलता है, सरकार को टाइम मिलता है उसमें चेंजेस करने का, और सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम होता है कि भाई जो उसने जिसके खिलाफ उसने केस को एक्सेप्ट किया है उस केस में दम है या नहीं है, वो प्रॉपर रिसर्च उस टाइम पे कर लेता है। क्लियर। तो ये होता है आपका मेन थिंकिंग या फिर मेन आपके पास पावर्स हैं। ओके, अब आता है कि वाई वी नीड अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ओके, फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को सेफली किसी भी तरीके से रॉन्ग साइड्स पे ना ले जाते हुए, किसी भी केस को डिस्प्यूट ना करते हुए, हर एक चीज़ को परफेक्ट चलाने के लिए क्या चाहिए आपको, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस चाहिए। ओके, दूसरी चीज़ कि इन पॉलिटिकल इश्यूज़ के अंदर आपको पता चलेगा कि जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, जितने भी आपके लीडर्स हैं, इनके हाथ को बांध दिया जाता है। इनके पास अगर इनको फुल पावर दो तो देश को बेच खा पाए, समझ रहे हो। अगर इनको आप फुल पावर दोगे ना तो आपको आप सुबह उठोगे, आपको लगेगा कि आप किसी नए भारत में आ चुके हो, समझ रहे हो। ये लोग हमारे देश के नेता, कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी 5वीं पास नहीं की है, फिर भी वो एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। जिसको मैं बोलता हूँ उनको बोलो कि तुम जाके 10वीं का एग्ज़ाम दे के आओ, वो भी पब्लिक के सामने दो, ठीक है। ये चैलेंज मार के देता हूँ। आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर को बोलो, अपने पर्टिकुलर स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर को, उसका खाली क्वालिफिकेशन चेक कर लेना। आप पर्टिकुलर जिस भी स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हो, आप अपने स्टेट्स के अंदर जाके नॉर्मली अपने एजुकेशन मिनिस्टर के क्वालिफिकेशन चेक कर लेना। मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं कल सिंपल से बता रहा हूँ कि आप अपने स्टेट के अंदर जाके एजुकेशन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। जिस देश के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर का साला 10 पास होना मुश्किल है, उस इंसान को क्या पता चलेगा कि भाई आने वाले भविष्य के लिए मुझे कौन कौन सी पॉलिसीज़ को लेके आना है, उस पॉलिसीज़ को वर्कआउट कराने के लिए उसको क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, उसको कुछ नहीं पता। तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि एक देश के अंदर एजुकेशन का लेवल धीरे धीरे कैसे बढ़ेगा, समझ रहे हो। आपके पास पहली बात तो अच्छे से अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर होने चाहिए जो डिसीजन ले सकें। ओके, आगे बात करते हैं कि उन सब को अवॉइड करने के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ें चलाने के लिए ये चाहिए होता है। दूसरी चीज़ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गुड डिसीजन है ना, वो बहुत क्विकली लिए जाते हैं, बट उनका इम्प्लीमेंट आगे जाके एक रॉन्ग डिसीजन में डिस्प्यूट होता है। जैसे कि नोटबंदी की थी, अब वो नोटबंदी रातों रात कर दी थी, था तो वो गुड डिसीजन, क्लियर था तो वो एकदम गुड डिसीजन और बड़ी क्विकली लिया गया, बट जो आगे जाके उसके रिजल्ट देखने को मिले वो नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले हमको, कि भाई देश के अंदर आम जनता ने उसका बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं उसके ऊपर मतलब ऐसे क्रिटिसाइज किया कि भाई लोगों को समझ में ही नहीं आया कि उनको करना क्या है, राइट। और कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि जो बहुत लंबे टाइम के बाद लिए जाते हैं बट उनका रिजल्ट सक्सेसफुल होता है, समझ रहे हो। कुछ डिसीजन होते हैं, आप समझ जाओगे कि कुछ डिसीजन, आपको नोटबंदी का एग्जांपल दिया ना, आप उसमें समझ जाओ उतना कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत क्विकली और बहुत गुड के ले लेते हो, बट एट द लास्ट पॉइंट वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग साबित होते हैं आपके दिमाग के हिसाब से, अभी करोगे पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से। ओके, बात करते हैं आगे पार्लियामेंट के बारे में। Parliament is a seat where the people elected regularly by the peoples of the country and directly through the direct elections or indirect जो through the indirect elections। पहली बात, पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन बैठते हैं। कौन कौन से बैठते हैं? एक आपका होता है प्रेसिडेंट, एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा आपका होता है राज्यसभा। ये 3 लोग वहाँ बैठते हैं। अब ये लोगों का मेन पावर क्या होता है कि पार्लियामेंट इज़ फॉर द डिस्कशन ऑफ द लॉ मेकिंग। कोई भी पॉलिसी, कोई भी इशू, कोई भी लॉ, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना है, किसी भी चीज़ को इम्पीचमेंट करवाना है, हटाना है, लगाना है, सब का सारा पावर किसके पास होगा? प्राइम मिनिस्टर के से लेके लोकसभा राज्यसभा के सदस्य के तक उनके पास पावर्स होता है। ओके, लास्ट में किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना हो तो पार्लियामेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके देश में पार्लियामेंट नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हो। आगे बात करते हैं नीड ऑफ पार्लियामेंट, कि आपके देश के अंदर पार्लियामेंट की नीड क्या है। तो पार्लियामेंट इज़ अ फाइनल अथॉरिटी टू मेक अ न्यू लॉ और ए चेंज एग्जिस्टिंग लॉ। कि आपके कंट्री के अंदर जो लॉ बना हुआ है उसको चेंज करना है, फिर नए लॉ को लेके आना है, वो फाइनल अथॉरिटी आपके पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट फुल्ली और डायरेक्टली।
पार्लियामेंट के पास पूरी पावर्स होती हैं कि वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकती है। दूसरी कि कोई भी डिसीजंस को लेते समय उनको लगता है कि सही डिसीजन है तो वो लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन है तो रॉन्ग डिसीजन को साबित करते हैं कि रॉन्ग डिसीजन है, आपको डिसीजन नहीं लेना है। तो चौथी चीज़ कि उनके ऊपर फुल्ली मनी कंट्रोल होता है कि कोई भी बिल को पास करना है, कोई भी पब्लिक के अंदर पैसा स्पेंड करना है तो पार्लियामेंट के पास सारे के सारे अप्रूवल लेने ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज आपके वो कोई भी चीज़ पास आउट नहीं होती है। दूसरी कि हाईली फेमस डिस्कशंस, हाईली डिबेटेबल टॉपिक्स को वहाँ डिस्कस किया जाता है, उनके ऊपर नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर सब जगह उनको डिस्कशन किया जाता है, उसके बाद किसी चीज़ को निवारण के रूप में वहाँ पर निकाला जाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई किसी इंसान ने आगे सुबह उठ के बोल दिया कि भाई आज से देश के अंदर ये चलेगा, नहीं, वो बोलेगा, उसके बाद लोकसभा के अंदर उसका प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा, उसके ऊपर डिबेट होंगी, डिबेट होने के बाद अलग अलग सदन के अंदर उसकी मीटिंग्स होंगी और उस मीटिंग के बाद रिपोर्ट जमा करानी पड़ती है। रिपोर्ट जमा कराने के बाद लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, लोगों का ओपिनियन लिया जाता है एज ए मीडिया के रूप में, और उसके बाद जब उनको लगता है कि इसके बारे में फिर से डिस्कशन करना चाहिए तो उनके बारे में फिर से डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद जाके वोटिंग होती है और उस वोटिंग के अंदर आपको पता चलता है कि आपने जो लॉ बनने की प्रोसेस शुरू की थी क्या वो लॉ बनने लायक है भी या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा पास कर देगी, राज्यसभा पास कर देगी, उसके बाद सिंपल सी बात है प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उसके प्रेसिडेंट को पास करने के पास उसके पास 2-3 पावर्स होती हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा जब प्रेसिडेंट को पढ़ाऊँगा तब। ओके, आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। तो 2 हाउसेज होते हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट इनटू 2 पार्ट्स, उसको हम कहते हैं चैम्बर और हाउसेज। देखो चैम्बर कहो या हाउसेज कहो दोनों एक ही चीज़ है। ओके, 1 हाउस इज द डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर। एक ऐसा चैम्बर है जिसको हम कहते हैं लोकसभा, जो डायरेक्टली चॉइस करके आते हैं पब्लिक के द्वारा और वो पूरी की पूरी सत्ता को रियल पावर में उसको यूज़ करते हैं। जितने भी आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे ना वो आपके लोकसभा दल से होंगे, और जिस भी याद रखना जिस भी लोकसभा के अंदर जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी उसी का प्राइम मिनिस्टर होगा। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। जो आपका सेकंड दल है, जो आपका सेकंड हाउस है, वो रिप्रेजेंट करते हैं हर एक स्टेट को, हर एक यूनियन टेरिटरी को, हर एक फेडरल यूनिट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका सेकंड हाउस है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोकसभा के बारे में बता दिया मैंने, यूजुअली सारे के सारे लोग उनको चॉइस करके आते हैं। राज्यसभा के बारे में बता दिया मैंने। बस आपको ये नाम याद रखना है कि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्यसभा को आपको काउंसिलिंग ऑफ द स्टेट्स कहा जाता है। लोकसभा आपका लोअर चैम्बर है या लोअर हाउस है, राज्यसभा आपका अपर चैम्बर और हायर हाउस है। क्लियर? अपर हाउस कह सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ए पार्लियामेंट। क्लियर? और ही और शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए आइदर हाउस। ये बात याद रखना कि आपका जो प्रेसिडेंट होगा वो आपका पार्ट तो होगा पार्लियामेंट का, बट वो एक डिफरेंट बॉडी है। लोकसभा एक डिफरेंट बॉडी है, राज्यसभा एक डिफरेंट बॉडी है, और ही और शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस। ना वो किसी एक का भी मेंबर नहीं होता है। क्लियर? याद रखना है चीज़ कि वो दोनों में से किसी एक का भी मेंबर नहीं है। ओके, दूसरी चीज़ कि उसके ऊपर कोई किसी भी टाइप का कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करवाने का कोई प्रेशर नहीं होता। अगर वो सपोज के राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा के अंदर कोई भी चीज़ पास होगी तो उसके ऊपर अलग इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं भाई मेरी पार्टी पास करिए तो मैं उसको पास कर देता हूँ। तो वो सब कुछ ना हो, वो प्रेशर में काम ना करे, वो इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करें, इसलिए उसको अलग रखा गया है। ओके, आगे बात करते हैं द स्पेशल पावर ऑफ द लोकसभा ओवर राज्यसभा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि जो रियल पावर का जो मज़ा है वो कौन लेता है? लोकसभा लोग लेते हैं। लोकसभा के जितने मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट एक अलग लेवल का पावर एंजॉय करते हैं, और जो आपके राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनके स्पेशल पावर्स तो हैं, बट उन पावर्स को वो लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकसभा के पास उनसे ज़्यादा पावर्स हैं। ओके, अब बात करते हैं कि लोकसभा के पास कौन कौन सी पावर ऐसी है। ओके, तो कोई भी ऑर्डिनरी बिल होता है ना वो दोनों हाउस से पास होता है, बट फाइनल डिसीजन होगा ना वो आपका हमेशा जॉइंट सेशन में लिया जाएगा, और जॉइंट सेशन के अंदर मोस्ट ऑफली लाइकली है कि लोकसभा ही हमेशा बहुमत हासिल कर पाती है। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना कि लोकसभा के ज़्यादा मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग राज्यसभा के। राज्यसभा के कंपैरिजन के अंदर लोकसभा के अंदर ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, इसलिए उनके पास रियल पावर होती है। दूसरी चीज़ कि मनी मैटर्स के अंदर, बजट्स के अंदर मनी रिलेटेड कोई भी लॉ या फिर कोई भी बिल होगा, किसी भी टाइप का चीज़ होगी,
उसके अंदर राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं है। राज्यसभा को उस बिल को हमेशा पास ही करना पड़ेगा अगर वो लोकसभा से पास हो चुका है तो। याद रखना, मनी रिलेटेड, बजट रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी हो, या फिर इनफैक्ट आपके लॉ से रिलेटेड कोई भी बिल होगा, इन सब को अगर लोकसभा से पास कर दिया गया है तो आपको इनडायरेक्टली राज्यसभा के अंदर उसको पास करना ही पड़ेगा। दैट इज़ कंपलसरी। अगर राज्यसभा चाहती है कि नहीं हमको इसके ऊपर डिस्कशन करना है, तो उनके पास एक चांस है कि उनको 14 डेज के अंदर उस चीज़ के अंदर आपको डिस्कशन खुद से करना है और उसको वापस भेजना है विथ गिविंग द सम सजेशन। अगर आप सजेशन देते भी हो, लोकसभा चाहती है उस सजेशन को ऐड करना तो कर सकती है, अदरवाइज उस जो आपने चेंजेस किए हैं उस चेंजेस को किए बिना वो फिर से पास कर देगी और सब सेकेंड टाइम आपको दिया जाएगा। याद रखना, फर्स्ट टाइम आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फर्स्ट टाइम आपने उसके पास लेके आए, सपोज से कोई ऐसा मनी बिल दे दिया जिसके अंदर करोड़ों का घोटाला हो चुका है, पर लोकसभा उसको पास कर दिया है। अब वो वहाँ पे राज्यसभा के अंदर आता है, राज्यसभा इसके ऊपर इंक्वायरी करती है, वो 14 दिन तक इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि हमको ये पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये XYZ कुछ भी करते हैं। नीचे वो अपने सजेशन लिख के दे देती हैं कि भाई ये हमारे सजेशंस हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो लोकसभा के अंदर वो बिल वापस जाएगा और लोकसभा के अंदर फिर से वो उसके ऊपर पूरा का डिस्कशन किया जाएगा जो इन्होंने सजेशंस दिए हुए हैं। अगर उनको लगता है कि ये सारे के सारे सजेशन सही हैं, इससे और इस लॉ के अंदर या फिर और इस मनी बिल के अंदर और अच्छी अच्छी बातें इंक्लूड हो सकती हैं, तो उन बातों को इंक्लूड किया जाता है। अदरवाइज उन सजेशंस को कोई महत्व दिया जाता नहीं है, उसको वापस से पास करके वापस से राज्यसभा के अंदर दिया जाता है और राज्यसभा उसके अंदर चुपचाप साइन करके उसको वापस पास कर देती है। क्लियर? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो उनको एक्सेप्ट ना करे, उनको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। आगे बात करते हैं कि मोस्ट लाइकली द लोकसभा कंट्रोल ओवर काउंसलिंग ऑफ मेंबर्स। जितने भी आपके काउंसलिंग ऑफ मेंबर्स हैं उन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल होता है लोकसभा का। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है, हमेशा याद रखना आपको, प्राइम मिनिस्टर्स। मतलब ये समझ लो कि आपका काउंसलिंग ऑफ मेंबर्स बन गए। अब वो काउंसलिंग ऑफ मेंबर्स क्या, आप लोकसभा के मेंबर्स हैं, अब वो काउंसलिंग ऑफ मेंबर्स हैं। अब इनके पास सत्ता है कि ये प्रेसिडेंट को चॉइस आउट कर सकते हैं। ये देखते हैं कि कौन ऐसा इंसान है कि जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। क्योंकि याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द ऐसा पद है जिसके पास सारी रियल पावर्स हैं। प्रेसिडेंट के पास रियल पावर्स नहीं है, उसके पास वैल्यूएबल पावर्स है कि भाई वो शो कर सकता है मेरे पास ये पावर्स हैं। बट आपकी जो रियल पावर्स हैं वो हमेशा रखना प्राइम मिनिस्टर के पास है। सारी की सारी पावर्स किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स हैं। आगे बात करते हैं, अगर किसी भी सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर कभी भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है बाय द काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो उसी ही दिन सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ जितने मिनिस्टर्स हैं उन सब को क्विट करना पड़ेगा। बट राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। राज्यसभा के अंदर ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। राज्यसभा को इसने अलग रखा गया है, लोकसभा को यहाँ पे अलग रखा गया है। लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो मतलब समझ लो कि रातों रात सरकार गिर गई है। सुबह उठे थे, आपने प्लेन में चढ़े और सुबह उठ के प्लेन में चढ़ने के बाद उतरे तब नो कॉन्फिडेंस ऑर्डर पास हो चुका था और वो प्राइम मिनिस्टर सुबह से शाम होते होते वो अपने ही पद से इस्तीफा देकर निकल चुका था ऑटोमेटिकली, किसी को समझ में भी नहीं आया था। तो नो कॉन्फिडेंस ऑर्डर इतना बड़ा होता है। क्यों? इसका मतलब ये होता है कि आप ही के लोग आपके अगेंस्ट में हैं। समझ रहे हो? ये होता है नो कॉन्फिडेंस ऑर्डर। आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। ओके, पहली बात को फंक्शनल पीपल्स होते हैं, पीपल आर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, टेक अ डिसीजन बाय डे नॉट द एग्जिस्टिंग पावर्स द सुप्रीम पावर। आपके जितने एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना वो लोग रियल पावर्स को एंजॉय नहीं करते। दे आर यूजिंग पॉलिटिकल पावर्स, मतलब ऐसी पावर्स को यूज़ करते हैं कि जिनका उनका ज्यूरिडिक्शन आता है। सपोज कि उनको लिख के दिया जाता है कि आपके पास इतनी पावर्स हैं और आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो वो लोग उन पावर को यूज़ करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि ये एक्चुअली होते कौन है। ये होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में, कि ये लोग हमेशा गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं और गवर्नमेंट के हित के लिए काम करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होता है आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आगे बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो इनमें डिफरेंस होता है, ये होता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, देखो यहाँ पर लिखा है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, वो होता है आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, और वो होता है 5 साल या 6 साल या 2-3 साल, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। क्लियर? ओके। जो आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव है
वो अपॉइंटेड होता है लॉन्ग टाइम के लिए, और उसको हम कहते हैं सिविल सर्वेंट। क्या होता है वो? आपका सिविल सर्वेंट होता है। चाहे कोई भी पार्टी चेंज हो, कोई भी पार्टी चेंज हो जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। दे हैज़ टू बी वर्क एज अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कोई भी पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आया जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के लिए आया हुआ है, उसके अंतर्गत, उसके अंडर एक परमानेंट सिविल सर्वेंट काम करता है और उनको एक मार्गदर्शन दिखाता है कि भाई ये जितनी चीज़ें ऐसी हैं, उनका एडमिन स्टाफ ऐसा होना चाहिए, आपको डिसीजन ऐसे लेने चाहिए। जो आप लॉ मेकिंग का डिस्कशन कर रहे हो, इसके अंदर इन लॉ का इंप्लीमेंट भी कराओ, जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का हंगन ना हो जाए, कुछ भी होना हो जाए। मतलब इनडायरेक्टली जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, ये मोस्ट एजुकेटेड पीपल्स होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एजुकेशन, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पीपल्स होते हैं वो टेम्पररी बेस के ऊपर होते हैं। बस ये होता है कि उनको जनता चॉइस करती है, कि इसलिए उनको रियल सुप्रीम पावर मिलती है, जिनके ऊपर कोई भी इंसान नहीं आता है। क्लियर? पर आपका रियल परमानेंट पावर होंगी ना किसी के पास, कि उसके हाथ में पावर्स तो हैं पर उसको यूज़ नहीं कर सकता है, वो होता है सिविल सर्वेंट। ओके, आगे बात करते हैं कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दोनों की पावर किस तरीके से। याद रखना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज़ अ मोर पावर देन द प्राइवेट, या फिर कह रहे हो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव। समझ में? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनके बीच में पावर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्लियर? आगे बात करते हैं कि जो आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है वो मोर एजुकेटेड एंड द एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर वो काम कर रहा होता है सिविल सर्वेंट, उसको उस मिनिस्ट्री का प्रॉपर ज्ञान होता है। सपोज कि एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर को ये तक नहीं पता होता कि उसके देश की इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, ठीक है। मैं किसी जनता को, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको सिंपल सी लॉजिक बता रहा हूँ कि कोई इंसान आके एक स्टेज के ऊपर, एक बड़े से स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये कहता है कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अब इस सेंटेंस का मतलब सेम है, बट लोगों को और उस इंसान को उसकी समझ नहीं है कि उसने ये क्या बोला है। उसने क्या बोला कि पैसा वीक नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। सेम सेंटेंस है भाई, सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है यार। मतलब ये कहना है इंसान का, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव का जो सिविल सर्वेंट है वो यूपीएससी पास करके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को पास करके, वर्ल्ड की 3rd नंबर की टफेस्ट एग्जाम को पास करके वो इंसान आ रहा है, और उस इंसान को ऐसे इंसान के अंतर्गत काम करना है जिस इंसान को फाइनेंस का F तक नहीं आता, या फिर एजुकेशन का E तक नहीं आता, लॉ मेकिंग का L तक नहीं आता, उसको ऐसे इंसान के साथ काम करना पड़ता है। समझ लो कि वो उनके ऊपर मेंटली प्रेशर कितना होता है कि आपको एक ऐसे इंसान को कन्विंस करना है जो अनपढ़ है। समझ रहे हो? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखो, अगर आप यूपीएससी पास करके जाते हो, आप किसी आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, और आप किसी भी मिनिस्टर के अंतर्गत आ गए और आपको ऐसे जॉइंट सेक्रेटरी उसके साथ काम करना है, तो समझ लो कि आपकी दिमाग का सबका सारे के सारे तार हिलने वाले बहुत जल्दी बेटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ काम करने वाले हो जिस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ काम किया है जनता के लिए, और जनता के बीच में काम किया, उसको इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज है। समझ रहे? उसको बोलो तुम जाके 1 घंटे बात करे, 1 घंटे बोले, वो 1 घंटे बोलेगा। तो उसको तुम लिख के दो कि फाइनेंस के बारे में कि देख भाई तेरे देश की जीडीपी इस तरह गिर रही है, इसके रिलेटेड ये चीज़ें आती, ये चीज़ें आती, ये लेके बोल, तो वो चीज़ें नहीं बोल पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसका वो रेडिएशन नहीं आता, उसका वो जो रेडिएशन नहीं है, उसको पता ही नहीं कि बोलना होता है। उसको वहाँ आके बोलो कि तू किसी दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज कर, वो भर भर के करेगा। समझ रहे हो? तो ये वो लोग होते हैं। इसलिए कहते हैं कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैज़ ए मोर पावर बट इन एजुकेशन फॉर्म। क्लियर? आगे बात करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बट द फाइनल डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द ऑलवेज द फाइनल पीपल फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने को अभी एग्जांपल दिया कौन सा वाला, कि फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा उसके परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा नॉलेज होती है, बट फिर भी फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट में अपना खुद का डिसीजन लिया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी टाइप की कोई भी इंक्वायरी नहीं होती है। क्लियर? और जब भी कोई डिसीजन रॉन्ग साबित हो जाता है तो इन परमानेंट एग्जीक्यूटिव को आगे बहुत डांटा जाता है, बट वो लोग भी बाद में जाके इसका विरोध करते हैं, वो धीरे से बोलते हैं, पर वो विरोध इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो एक अलग लेवल के ऊपर बैठे होते हैं। अब जिस इंसान ने वर्ल्ड की 3rd नंबर की एग्ज़ाम पास करके गया, उसके अंदर कितना पेशेंस होगा। उसको पता है कि एक अनपढ़ गवार से गालियाँ सुनने से अच्छा है कि उसको चुपचाप सुनते रहो। समझ रहे हो? उसके सामने बोलोगे ना तो आपकी वैल्यू जा रही है।
तो वो उस टाइम पे वो नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप सुनते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे मैंने तो सब कुछ सही लिख के दिया था, साले तूने गलत बोला था। समझ रहे हो। आगे बात करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअल एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट पावर्स। जितने भी रियल पावर्स को यूज़ करता है ना वो प्राइम मिनिस्टर यूज़ करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, सबसे ज़्यादा सबसे मोस्ट पावरफुल प्लेस इन द इंडिया इज़ अ प्राइम मिनिस्टर सीट। अगर आप वहाँ बैठे हो उसका मतलब आपको पूरा देश आपके अंतर्गत काम कर सकता है, आपका अंदर पूरा का पूरी सारी रियल पावर्स आपके अंदर उसके अंदर आती है। उसको अपॉइंट कौन करता है? देखो याद रखना कि नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंदर को डायरेक्ट कोई इलेक्टेड नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटीज पार्टी एंड द पार्टी हैज डिसाइडेड द कैंडिडेट हु इज बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो अलग अलग मिनिस्टर के अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर को सबको अपॉइंट करते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे में से कोई एक इंसान होगा वो लोकसभा से होगा और एज ए लोकसभा की मेजोरिटी उसके पास होगी तब वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ओके, आगे बात करते हैं कि इन अ केस नो सिंगल पार्टी गेट द मेजोरिटी। उसके बाद क्या करना है कि सपोज गेट कि अगर रिसेंटली ऐसा कुछ न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं अभी की बात में कि भाई बीजेपी या फिर जो आम आदमी पार्टी है इनमें बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आने वाले कुछ 20-30 सालों के अंदर ऐसा कंपटीशन आ गया कि दोनों में से कोई भी इंसान या फिर कोई भी पार्टी अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाई। तो क्या करना पड़ेगा? जब कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाती है तब प्रेसिडेंट द अपॉइंट द मोस्ट लाइकली सिक्योरिटी मेजर सपोर्ट, मतलब सबका एक म्यूचुअल डिसीजन लिया जाता है सबके पास से और उस इंसान को अपॉइंट कर देते हैं कि सब लोग डिसाइड करो और एक इंसान को अपॉइंट करो और वो हो जाता है। आगे बात करते हैं मोस्ट ऑफली क्या होता है इन सब चीज़ों के अंदर। सपोज कि इस देश के अंदर 5,000 से भी ज़्यादा पार्टियां हैं। कितनी हैं? 5,000 से भी पार्टियां, ज़्यादा पार्टियां। अब होगा ये कि सपोज कि बीजेपी के पास आ गई 50 सीटें, आप आदमी के पास है 50 सीटें और बाकी की 25 सीटों के ऊपर अदर्स पार्टी है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो 50 पार्टी ये हो गई, 50 ये हो गई, तो दो जो मेजर पार्टीज़ हैं उनके पास 50-50 इक्वल सीट्स हैं। अब 25 जो अदर पार्टीज़ हैं इनके वोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ केस के अंदर बीजेपी अपने लीडर्स से प्रेशर डलवा के उन 25 सीटों को अपने पास खिंचवाएगी। आम आदमी पार्टी अपने सेक्शंस के द्वारा उनको प्रेशर डलवा के उनको बोलेगी कि भाई आप आ जाओ, मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर में बिठा दूंगा, मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा, मैं आपको ये बना दूंगा, मैं आपको वो बना दूंगा। इनको लालच दी जाती है, इनको एक मंत्री पद को ऑफर दी जाती है। ठीक है, याद रखना वो एक नॉर्मल एमएलए होते हैं और एमएलए से एमपी बन के हुए आ रहे होते हैं। उनको डायरेक्ट मिनिस्ट्री सौंप देते हैं अपने स्टेट्स के अंदर जाके कि भाई जाके तू इस पूरे के पूरे मिनिस्ट्री का हेड या मौज कर। बट क्या करना है, आगे इसको वोट देना है। तो वो इस तरीके से कुछ चलता है। आपने मोस्ट ऑफ मूवीज़ में देखा होगा, साउथ की मूवीज़ देखी आपने, तो उसके अंदर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि इस तरीके से चलता है। ओके, आगे बात करते हैं कि इफ कैबिनेट डिसीजन इज नॉट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट इट इज़ एंटायरली अ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू बी रिसाइन। अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, अगर उस डिसीजन के अगेंस्ट पूरी की पूरी पार्लियामेंट सदन है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सदस्य होते हैं ना वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। अगर कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर कोई भी डिसीजन लिया अगर उसके अगेंस्ट में पूरी की पार्लियामेंट है या उस डिसीजन को कोई अप्रूवल नहीं मिलता है तो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर रातों रात रिजाइन रख देती है। क्लियर? ओके, क्योंकि ये किसके लिए काम कर रही होती है? ये काम कर रही होती है आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए। अगर उसी के आपके डिसीजंस में आप अगेंस्ट में हो तो सिंपल सी बात है कि आपको उसका रिज़ाइन देना ही पड़ेगा। अगर काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन देते हैं तो इनडायरेक्टली समझ लो कि सरकार गिरने वाली है, नो कॉन्फिडेंस मोशन 1-2 दिन में आने वाला है। ओके, ये चलता है। आगे बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की टर्म कितनी होती है। आजकल मुझे पता है कि बहुत लोगों का इच्छा होगी कि भाई हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर और कितने टाइम तक चलने वाले हैं। तो वो चलने वाले हैं, उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड ही नहीं है बेटा, उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, वो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि जब तक वो अपनी मेजोरिटी, जब तक वो अपनी पावर्स को अपने स्टेट्स के अंदर अपने लोक सदस्य जहाँ पे उनकी सीट है, लोकसभा की जो उनकी सीट है उस सीट के ऊपर जब तक वो अपनी मेजोरिटी को लेके आ रहे हैं तब तक उस दिन तक उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है और तब तक इस देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर के रूप में रह सकते हैं। आगे बात करते हैं
कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पीएम की और क्या पावर्स हैं। तो पीएम की बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एक्चुअल पावर्स पीएम के पास हैं, सुपीरियर है, समझ रहे हो आप लोग। कोई भी देखो, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर, याद रखना, ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट किसी और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चॉइस एनी मिनिस्ट्री एज लॉन्ग एज दे हैज़ बीन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई भी फ्रीडम हो सकती है कि वो कोई भी मिनिस्ट्री को चॉइस कर सकता है, एज लॉन्ग एज ही इज इंक्लूडिंग, उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि ही चेयर एंड टुक अ मोस्ट ऑफ डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग। वो जितने भी डिसीजन लेता है उसके पीछे का सारा जो दिमाग होता है वो कैबिनेट मीटिंग्स में किया जाता है। और जितने भी लोग होते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में बैठते हैं ना, वो सारे के सारे एजुकेटेड लोग बैठते हैं, क्योंकि या तो एजुकेटेड लोग नहीं भी बैठ रहे होते हैं तो उनके पास प्रॉपर एजुकेशन वाले लोग होते हैं कि जो उनके लिए काम करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट हैज़ बीन डिस्कस आर बीन फाइनल इन द केस। कोई भी वर्कआउट करवाना हो, कोई भी चीज़ पास करनी हो, कोई भी चीज़ करवाना हो, कोई भी केस हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ में डिसएग्रीमेंट या डिस आर्ग्यूमेंट कुछ भी होता है वो हमेशा आपको प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड भी आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी, द जनरल सुपीरियर्स विजन ऑफ द डिफरेंट पार्टीज एंड ऑल मिनिस्टर्स हैज़ बीन वर्क अंडर द लीडरशिप। जितने भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जितने भी आपके मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो सारी की सारी वर्कआउट किसके अंतर्गत करती है, आपके प्राइम मिनिस्टर्स के अंदर ही काम करती हैं। ओके, डिस्टर्ब एंड द रियल डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इन द, जितने भी आपको डिस्टर्बेंस होना, मतलब जितने भी वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस भी किस मिनिस्टर को कौन सा पद देना है, किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, वो सब डिसाइड कौन करता है, आपका पीएम डिसाइड करता है। ओके, और कौन सी पावर होती है कि प्राइम मिनिस्टर he is also the power of to dismiss the minister when a minister quits to entire the ministry quits। सिंपल सी बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि किसी एक इंसान या फिर किसी भी एक इंसान ने अपनी छवि को ख़राब करते हुए इस पार्टी का नाम ख़राब किया है, तो इस मिनिस्टर को हम रिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने खुद से जाके उसको कहा कि भाई तू रिज़ाइन दे दे पार्टी की इमेज को सेव करने के लिए। आगे बात करते हैं कि काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। हम कब से बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। इट इज़ यूजुअली हैज़ ए 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ द डिफरेंट रैंक्स, मिनिस्ट्रीज ऑफ द डिफरेंट रैंक्स। सिंपल सी बात है, काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरीथिंग। वो सारी की सारी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 60 to 80% मिनिस्ट्री होती है ना, वो इनके अंतर्गत आती है, और ये यूजुअली होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्या होते हैं, cabinet minister। The counseling of a ministry is composed with the cabinet minister are usually a top levels leaders either of the ruling parties। It changes a major उनके पास पूरी की पूरी सत्ता होती है कि वो अपनी पार्टी के अंदर मेजर चेंजेस को ला सकते हैं। मेजर मिनिस्ट्री के अंदर वो चेंजेस लाने की उनके पास पावर्स होती है। They meet and discuss the issue and the name of the counseling of minister। ठीक है, आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो कैबिनेट इज़ द इनर रिंग ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द मिनिस्टर। इट कंपेयर्स विद द 20 मिनिस्ट्रीज। सिंपल सी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी आपकी मेन 20 मिनिस्ट्रीज है ना, इसके अंदर होती है इनर रिंग, और उस इनर रिंग के अंदर बैठते हैं आपके काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। उसके आउटर रिंग में बैठते हैं आपके अपकमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स। इस तरीके से बैठा जाता है। आगे बात करते हैं, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैज़ बीन विद द इंडिपेंडेंट चार्ज इज यूजुअली इन द चार्ज ऑफ ए स्मॉल मिनिस्ट्री। सिंपल सी बात है, किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट का कोई भी बड़ा इंसान आता है तो उसको नॉर्मली उसको एक स्मॉल मिनिस्ट्री दी जाती है, जिससे कि उसको उस पार्टी के अंदर एक अच्छा सा एक प्रभाव मिलता रहे, उसको एक इम्पॉर्टेंट मिले। क्लियर। हाँ, एक और चीज़ कि किसी भी स्टेट लीडर को अगर स्पेशल इन्विटेशन आता है तभी वो कैबिनेट मीटिंग के अंदर यूजुअली जा सकता है, अदरवाइज वो उसको स्पेशल इन्विटेशन मिलता है इस कैबिनेट मिनिस्ट्री के तो ही वो आ सकता है, अदरवाइज उसको मीटिंग में आना अलाउड नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसलिंग मिनिस्टर। सिंपल सी बात है, कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट के साथ प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करवाएगा काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेके प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा। दे हैज़ बीन यूजुअली फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा। ठीक है, अ पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम ए मिनिस्टर। अब मुझे मिनिस्टर बनना है,
ठीक है, मुझे लोकसभा का मिनिस्टर बना दिया, मुझे किसी भी एक मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर बना दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे विथ इन 6 मंथ्स के अंदर मुझे दोनों हाउसेज में से अपनी मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी। समझ रहे हो, अगर मैं अपनी टर्म को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ एज ए मिनिस्टर, तो मुझे विथ इन 6 मंथ के अंदर मुझे भी पूरे के पूरे लोकसभा के अंदर से लोकसभा के जितने भी सीट्स हैं उन सीट में से किसी एक सीट के ऊपर मुझे जाके अपनी मेजोरिटी को साबित करना पड़ेगा कि मैं उस पद के लायक हूँ। मुझे इलेक्शन में खड़ा रहना पड़ेगा, मेरे लिए प्रॉपर कैंपेनिंग किया जाएगा, मेरे को प्रॉपर प्रचार करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जनता मुझे वोट देगी और उस वोट के अंदर मैं पास होता हूँ, मैं जीतता हूँ, तो मुझे फिर से अपनी मिनिस्ट्री वापस मिलेगी, अदरवाइज मैं उस चीज़ के मिनिस्ट्री नहीं रह पाऊँगा। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान को पार्लियामेंट अप्रूव करती है कि यू आर नाउ बिकम अ मिनिस्टर, तो याद रखना उस इंसान को जीतना सबसे आसान तरीका मिल जाता है, क्योंकि वो इंसान जनता के बीच में से आता होता है और उसको जीतना बहुत इजी बन जाता है। आगे बात करते हैं कि कैबिनेट फॉर्म अ गवर्नमेंट। ओके, नॉट अ पर्टिकुलर ऑल द मिनिस्ट्री हैज़ बीन मीट रेगुलरली ऑन द एवरी डिस्कशन, कि हर एक चीज़ को डिस्कस करने रोज़ मिलना ज़रूरी है नहीं। अब कैबिनेट मिनिस्ट्री है, मतलब सिंपल सी बात है कि हज़ारों लाखों काम होते होंगे, अब वो लोग रोज़ मिलेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। तो उसके लिए उन लोगों ने अलग अलग कैबिनेट को रिफॉर्म किया गवर्नमेंट्स के रूप में, कि उनको डिवाइड किया गया, वर्क को डिवाइड किया गया। तो सेक्रेटरी होता है, उस सेक्रेटरी को पूरी की पूरी सारी के सारी चीज़ें पता होती है उस मिनिस्ट्री के बारे में, और वो डिसीजन लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर्स। क्लियर, हाँ, वो अप्रूवल लेता है एक बार कि भाई सर जी मैं ये चीज़ लेने वाला हूँ। याद रखना ये जो सेक्रेटरी होता है ये होता है आपका सिविल सर्वेंट होता है, याद रखना ये होता है आपका सीनियर सिविल सर्वेंट, और ये इतना सीनियर होता है कि भाई ये इंसान अकॉर्डिंग टू द पावर्स के रूप में एक मिनिस्टर से आप थोड़े से नीचे हो, बट एजुकेशन को और पावर्स को कंपेयर करोगे ना, तो ये जो सीनियर सिविल सर्वेंट होगा ना, ये आपका मिनिस्टर से भी ऊपर एक लेवल पर रहता है। समझ रहे हो, ये जो डिसीजन लेता है वो कंफर्म डिसीजन, यहाँ भाई जो डिसीजन लिया वो एकदम सही डिसीजन है, पक्का डिसीजन है। ओके, आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। आपने एक चीज़ नोट की, हमने लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, अब हम बात करें आपके प्रेसिडेंट्स के बारे में। ओके, तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट्स। इंडिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है, तो होगा प्रेसिडेंट। बट ऑन पेपर, आउट ऑफ द पेपर, ही इज़ नॉट अ रियल पावर्स जो उसको एंजॉय करने को उनको मिलती है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज लाइक द क्वीन ऑफ ए ब्रिटेन हु इज फंक्शनिंग आर द लार्ज एक्सटेंट सिनर्स, मतलब बहुत लंबे मार्दन के ऊपर वो राज कर रहे हैं, बट उनके पास कोई रियल पावर्स नहीं है। ठीक है, सारी की सारी रियल पावर्स किसके पास है, आपके प्राइम मिनिस्टर के पास है। इनके पास जो कुछ भी पावर्स होती है वो नॉर्मल पावर्स होती हैं। हाँ, इनके पास ऐसी पावर्स भी नहीं है, इनके पास कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पावर है ना कि जो पूरे के पूरे पार्लियामेंट या फिर पूरे के पूरे लोकसभा के सारे मेंबर्स, राज्यसभा के सारे मेंबर्स, इनफैक्ट पीएम जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके पास भी ऐसी पावर्स नहीं हो सकती। उनके पास कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। तो कौन कौन सी पावर है, पहली बात तो ये समझते हैं कि उनको अपॉइंट कैसे करते हैं। उनको अपॉइंट करते हैं हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू अपॉइंट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेजन सिस्टम। ये एक प्रॉपर वे होता है प्रेसिडेंट को चूज करने का। इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं आपके बोथ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अंदर आपके लोकसभा, राज्यसभा दोनों के सारे मेंबर्स आ गए। आगे बात करते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट्स, एमएलए सारे के सारे आ गए। क्लियर, आगे बात करते हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ये लोग सारे के सारे आ गए। तो ये तीनों लोग मिलके एक इंसान को चूज करते हैं। कैंडिडेट्स इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम्स को फॉलो करते हैं कि अगर 4 कैंडिडेट हैं, फर्स्ट राउंड हुआ, इसमें जितने भी चारों कैंडिडेट थे उसमें से एक कैंडिडेट्स को कम वोट मिले हैं तो वो कैंडिडेट निकल जाएगा। फिर उसके 3 कैंडिडेट रहेंगे, उस 3 कैंडिडेट में से फिर से वोटिंग की जाएगी, उसमें से किसी एक को कम वोट मिले वो निकल जाएगा। फिर 2 रहे, फिर उसमें से किसी एक को कम मिले वो निकल जाएगा। जो लास्ट में बचा वो बनेगा आपका प्रेसिडेंट, को कहेंगे इलेक्टोरल कॉलेजियम सिस्टम। ओके, आगे बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेसिडेंट्स को मिलती हैं। तो याद रखना कि प्रेसिडेंट की सीट वो होती है जहाँ से आपको पूरा नेशन आपको सीन करने वाला, आपको देखने वाला है। बट आप पावर्स में रहो ना रहो वो अलग चीज़ है, बट ऐसे प्रेसिडेंट आपकी बहुत वैल्यू की जाएगी
इन पूरे इंडिया के अंदर, और बाहर के देशों में भी आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान माना जाएगा। ओके, आगे बात करते थे प्रेसिडेंटल सिस्टम। अब देखो बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग रूप में प्रेसिडेंट्स को रखा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। जिस तरीके से इंडियन प्रेसिडेंट की वैल्यू है ना, वही सेम वैल्यू बाकी देशों के अंदर प्रेसिडेंट की वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यूज डिफ्रेंशिएट की जाती है। आगे बात करते हैं कि यूएस जो आपका प्रेसिडेंट होता है, जो आपका यूएस प्रेसिडेंट होता है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स होता है। उसको कोई इंसान अपॉइंट नहीं करता है, उसको सारे के सारे लोग मिलके चॉइस करते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू है ना वो ज़्यादा होती है। समझ रहे हो? जो हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट है ना, उसकी वैल्यू और यूएस के प्रेसिडेंट की वैल्यू वो डिफरेंशिएट है और अलग लेवल पे। क्यों? क्योंकि देखो यूएस का जो प्रेसिडेंट है ना, उसके पास ये पावर्स है कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, चाहे उसकी जो पार्टी है वो मेजोरिटी में रहे ना रहे, पर उसको अपने 4 साल पूरे करने कंपलसरी, इट एनी हाउ। ओके, और क्या चीज़ है कि लॉ मेकिंग इन डिसीजंस, सपोज कि अगर लॉ मेकिंग स्टिल डन बाय द लेजिस्लेटिव इज कॉल्ड द कांग्रेस इन द यूएस। ओके, द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ। समझ रहे हो? यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है, वीटो पावर्स हैं, बट कुछ लिमिटेशंस हैं। आप मनी बिल्स के अंदर वीटो पावर्स का यूज़ नहीं कर सकते, राइट। इस तरीके से बहुत सारा ऐसे पावर्स हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट को पावर्स नहीं दी गई हैं। ओके, आगे बात करते हैं। क्या अगर यूएस प्रेसिडेंट डज नॉट नीड सपोर्ट और मेजोरिटी ऑफ द एनी मेंबर्स, उसको अपने कांग्रेस की पूरी देखो, कांग्रेस मतलब वहाँ की जो पार्टी है, वहाँ की पार्टी मतलब जो यूएस के अंदर जितनी भी आपकी लेजिस्लेटिव जितने भी लोग हैं ना, उनकी द्वारा जो बनाई गई जो पार्टी है, उसके अंतर्गत उसमें अगर उसको मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उनको उससे लेना देना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पब्लिक चॉइस करती है। पब्लिक जिसको चॉइस कर लिया वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है, और उसके नीचे सारी की सारी मिनिस्ट्री उसके नीचे काम करती है। ओके, आगे बात करते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट हैज़ ए फिक्स टर्म ऑफ 4 years एंड इट शुड बी अ कंप्लीट इफ़ ही इज़ लूजिंग हिज मेजोरिटी इन द कांग्रेस। समझ में आ गया कि वो अपनी मेजोरिटी या फिर उसकी पूरी की पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना कि नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन के अंतर्गत पूरी की पूरी पार्टी को रिजाइन देना पड़ता है। अगर पूरी पार्टी रिजाइन दे भी देना, फिर भी प्रेसिडेंट को अपने 4 साल पूरे करने कंपलसरी है। क्लियर? हाँ, अगर उसके बीच में उनकी असामाजिक मृत्यु या फिर कुछ वैसा हो जाता है तो अलग चीज़ है, बट उनको वो 4 साल टर्म पूरा करना ही करना है, चाहे उनकी मेजोरिटी रहे ना रहे। ओके, आगे बात करते हैं कि इस मॉडल को अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत फॉलो किया गया। ये आपका जो आपका सोवियत यूनियन था, जो रशिया के अलग अलग आपके पार्ट्स थे, उसके अंदर ही इसको भी चॉइस किया गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव था। इसके अंदर है ना लोगों के पास ज़्यादा पावर्स थी कि उनको देख पा रहे थे कि भाई जिसको इंसान को हम चॉइस कर रहे हैं वो इंसान प्रेसिडेंट्स के रूप में अच्छा काम करेगा, उसके पास एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और उसके अंतर्गत डायरेक्ट सारे मिनिस्ट्रीज अच्छे से अच्छे काम कर पाएंगे। यहाँ पे क्या करता है, हम किसी को चॉइस करते हैं, वो आगे से किसी और को चॉइस करते हैं और उसमें से किसी एक को इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, उसके बाद किसी एक इंसान को प्रेसिडेंट बनाया जाता है और सबकी पावर्स को डिफ्रेंशिएट किया गया। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, आगे बात करते हैं पावर ऑफ ए प्रेसिडेंट्स। तो बहुत सारी पावर्स हैं, जो मेजर उसकी पावर्स हैं वो कौन कौन सी पावर्स हैं। तो मेजर पावर ये होती है कि ही ऑल्सो अपॉइंट्स, वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर से गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स टू द अदर कंट्रीज, इन सब को अपॉइंट करता है आपका कौन, प्रेसिडेंट। इनके पास ये पावर्स हैं। आगे बात करते हैं द इलेक्टोरल कॉलेजियम सिस्टम स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट द इलेक्टोरल बॉडी टू बी इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों के लिए होता है, याद रखना कि उन दोनों के अंदर दोनों में एक ही सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इलेक्टोरल सिस्टम खाली एक हो तो उसमें अगर ए नहीं आया स्पेसिफिकली वो प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट के लिए ही उनको यूज़ किया जाता है और कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, आगे और ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड आर्ग्यूमेंट इज मेड ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम पे सबकी सारी टर्म सारी की सारी चीज़ों को किया जाता है। अगर आपने कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज या आर्ग्यूमेंट्स को साइन किया है तो ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट आप साइन कर रहे हो, वहाँ पे वो आएगा। सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल द 3 विंग्स,
जितनी भी आपकी 3 बड़ी विंग्स हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन तीनों का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट। क्लियर? प्रेसिडेंट हैज एज पावर्स टू इमर्ज इमरजेंसी इन एनी स्टेट्स। ठीक है, किसी भी स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट रूल ला सकता है। इंडिया के अंदर पूरा का पूरा इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है कभी भी जब उनका मन करे, उनके पास ये पावर्स है। ओके, पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। अब ये कैसे हो सकता है कि प्रेसिडेंट हैज अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर बाय द सीइंग द क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। उनको लगता है कि भाई किसी एक इंसान ने, XYZ नाम के इंसान ने अपनी लोकसभा के अंदर अपनी बहुमत को साबित किया है, तो उसको ऐसे प्राइम मिनिस्टर के रूप में साबित उसको रखते हैं, उसको अपॉइंट कर देते हैं कि भाई चल से अब तू कल से प्राइम मिनिस्टर बन चुका है क्योंकि तूने अपनी मेजोरिटी को वहाँ पे साबित किया है। अपॉइंट टू बी ए लीडर हु इज हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। जिस इंसान को वो अपॉइंट कर रहे हैं उसकी अलग से एक छवि दिखनी चाहिए, वो लगना चाहिए कि हाँ भाई इस इंसान ने अपनी मेजोरिटी साबित की है, तब उस इंसान को एज प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अदरवाइज उसको डिनाई कर देता है। ओके, लिमिटेशंस ऑफ द पावर टू द और ऑफ द प्रेसिडेंट्स। और कौन कौन सी ऐसी पावर्स है जो उनके पास से छीनी गई है? पावर ओनली हैज़ बीन एडवाइज टू काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद से कोई भी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते, उनको काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी हर बार। उनके एडवाइस के बिना वो कुछ काम नहीं कर सकते। काउंसलिंग ऑफ जो मिनिस्टर की एडवाइस है उनको रिकन्सिडर्स के रूप में भेज सकते हैं कि देखो भाई मुझे ये करना है, मेरे पास ये पावर्स है, मैं ये कर सकता हूँ। तो अगर वो बोलेंगे कि हाँ आप कर सकते हो बट आपको ये करना पड़ेगा, अब जो ये करना पड़ेगा जो टर्म है ना, ये ऐसे रिकन्सिडर के रूप में भेज सकते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे सिर्फ इतना ही काम करना है, तो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है। अगर काउंसिल को मिनिस्टर कहते हैं हाँ तो ठीक है, ना कहते तो ना, वहीं पर बात खत्म। प्रेसिडेंट इज ए बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू, जो उनको बोला जाएगा उनको वही करना है, अदरवाइज वो उनके अलावा उनको कुछ चीज़ें नहीं करनी है। ओके, आगे बात करते हैं। ही और शी कांट डिले सम टाइम और सम सेंडेड बिल्स। उनके पास कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कुछ बिल्स को भेजा गया होता है, उनको उसी टाइम पीरियड के अंतर्गत कुछ बिल्स को स्पेसिफिक टाइम के अंदर पास करना पड़ता है, अदरवाइज उस बिल को पास माना हुआ ही माना जाएगा, हमेशा याद रखना। क्लियर? ओके, दूसरी चीज़ कि बट इफ पार्लियामेंट पासिंग द बिल अगेन द प्रेसिडेंट हैव टू साइन। कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने कभी साइन ही नहीं की होती, उसने कुछ एडवाइस के लिए वापस भेजा होता है और उस बिल को वापस भेजा जाता है, तब प्रेसिडेंट्स के पास ये पावर्स नहीं होंगी कि उसको वापस भेज पाए। वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे उसमें कोई भी टाइप के चेंजेस करके आए हो ना आए हो, उसको चुपचाप आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, आगे बात करते हैं जुडिशरी के बारे में। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो जुडिशरी में क्या क्या चीज़ आती है। जुडिशरी रेफर्स द इंस्टीट्यूशन एम्पावरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द रिसोल्यूशन ऑफ द लीगल डिस्प्यूट्स। All the court has been different level in the country put together are called the judiciary। सारी चीज़ों को लॉ ऑर्डर्स को मेंटेन रखना पड़ता है, हर एक इंसान को जस्टिस मिले, उसका एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म को खड़ा किया गया है। किस तरीके से जुडिशरी काम करती है हम आज वो देखने वाले हैं। इंडियन जुडिशरी के अंदर आपके 3 प्रकार से 4 प्रकार से अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई है। किस तरीके से रखी हुई है? तो सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर नेशन, हाई कोर्ट एंड द सब ऑर्डिनेट कोर्ट फॉर द स्टेट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, स्टेट्स के लिए। फिर आएंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो डिफ्रेंशिएट याद रखना, ठीक है। फिर कोर्ट एट द लोकल लेवल, और एक हो गया आपकी लोकल अदालत। ये हो गया आपका अलग अलग टाइप की कितनी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोक अदालत, या फिर ये होगी आपकी कोर्ट ऑफ लोकल लेवल। 6 टाइप की आपकी कोर्ट्स होंगी जिसके अंदर आप इंडिया के अंदर वर्कआउट करते हैं। मेजरली आपको इसमें 3 कोर्ट आपको बताऊंगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। आपको लोक अदालत के बारे में इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा क्योंकि देखो इसका यूज़ मोस्ट ऑफली बहुत कम केसेस में किया गया है, ठीक है। मोस्ट ऑफली सुप्रीम कोर्ट जब किसी ऐसे मुद्दे फंस जाती है कि जहाँ पे उसको लोगों का ओपिनियन लेना ही पड़ता है, तब वो लोक अदालत का आयोजन करती है, अदरवाइज वो लोक अदालत का आयोजन नहीं करती हैं। आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं कि हाँ, जो जितने भी डिसीजंस हैं वो हमेशा याद रखना, हर एक कोर्ट कंट्री के हित में लिए जाएंगे, कंट्री के अगेंस्ट में जाके कोई भी टाइप का डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब याद रखना, जुडिशरी इज ए नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, किसी के अंडर काम नहीं करती है।
मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लिटरली पावर का, जो रियल पावर का एंजॉयमेंट लेना है ना, आपको चाहिए ना कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ पावरफुल पर्सन, गो एंड बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज। तुम इन 2 जज बन जाओ, बस आप राज करोगे। आपके ऊपर ना गवर्नमेंट का हाथ होगा, ना आपके ऊपर किसी एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर का, फिर एग्जीक्यूटिव परमानेंट मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट भी आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपके पास वो पावर्स होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू वाइज पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर्स, वो पॉलिटिकल पार्टीज उनके हिसाब से, उनके विशेष के हिसाब से जुडिशरी काम ना करे, इसलिए जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी रखा गया है कि उनको बोला गया कि आपको जो करना है करो, बस आपको जस्टिस देना है। अब वो चाहे सरकार के खिलाफ हो चाहे सरकार के पक्ष में हो, क्लियर। आपको एक ही काम है कि आपको सिर्फ जस्टिस देना है, एक इंडिपेंडेंट विंग बन के। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनको अपॉइंट कौन करता है? तो याद रखना, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 3 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं इसके अंदर? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कंसल्टिंग फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, याद रखना। एक और चीज थी कि सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। ये टर्म भी याद रखनी है आपको कि सुप्रीम कोर्ट के जो नए जजेस होते हैं उनको चॉइस करने का काम किसका होता है? जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका मेन काम होता है। ये लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, वेरी लिटिल स्कोप द इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बहुत कम है, याद रखना, बहुत ज़्यादा। मतलब इन रिकॉर्ड्स के अंदर आप देखो ना, अगर आपने लॉ पढ़ा है, मैंने तो लॉ पढ़ा हुआ है, इस लॉ के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, इनका इंटरफेरेंस समझ लो कि 100 में से 1% पूरा इन्फ्लुएंस नहीं है। फुल्ली इंडिपेंडेंट बॉडी को रखा गया, फुल्ली इंडिपेंडेंस, कि भाई कहीं पे भी इनका इंटरफेरेंस ना हो पाए। समझ रहे हो? कहाँ पे इंटरफेरेंस होता है? कि जब यहाँ पे कहीं पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, जो मोस्ट सीनियर जज है, उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तब कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण किसी और इंसान को पद मिल जाए, राइट। अदरवाइज जुडिशरी के अंदर ऐसा नहीं हो पाता। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूजुअली बहुत अच्छे से काम करती है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंट द चीफ जस्टिस। क्लियर, यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। क्लियर, आपको समझ में आ चुका होगा। द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। So once a person is appointed as a judge of the Supreme Court or a High Court, it is a nearly impossible to remove him or her from that position. It is as difficult as a remove from the President of India. अगर आप एक देश के प्रेसिडेंट्स को निकालने के लिए आपको महाभियोग करना पड़ता है, उस महाभियोग के अंदर इम्पीचमेंट को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको? इम्पीचमेंट। उस महाअभियोग के अंदर आपको पूरे की पूरी मतलब इतनी माथाकूट करनी पड़ती है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। इम्प्लीमेंट का पूरा एक अलग से टॉपिक है आपके 10th चैप्टर के अंदर, मतलब 10th क्लास के अंदर आपको पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक दिया हुआ है, अलग चैप्टर दिया हुआ तो उसके अंदर आपको बताऊंगा। बट जज को रिमूव करने के लिए आपको इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा। इम्पीचमेंट मोशन आप लेके आओगे तो आपको 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी जुटानी पड़ेगी। कितनी? 2/3 मेजोरिटी आपको लानी पड़ेगी दोनों पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से। क्लियर, अलग अलग रूप में भी आ सकती है, बट मोस्ट सिनारियो के केस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जज को निकालने की बात आती है तो मोस्ट केसेस के अंदर जॉइंट बैठक को बुलाया जाता है। आर्टिकल नंबर 108 जॉइंट इमरजेंसी बैटिंग को बुलाया जाता है। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उस जब वो ज्वाइंट मीटिंग होती है तो उस ज्वाइंट मीटिंग के अंदर आपको साबित करना पड़ता है, 2/3 मेजोरिटी लेके आनी पड़ती है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जज है या फिर हाई कोर्ट का ये जज है वो इस पद के लायक नहीं, इसको हटाना चाहिए यहाँ से। ऐसा आज तक इंटायर हिस्ट्री में नहीं हुआ है। समझ रहे हो? इंटायर हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को निकाला गया हो। ओके, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एनी डिस्प्यूट। कौन कौन से? बिटवीन द सिटीजन ऑफ द कंट्री, दो सिटीजन के बीच में, कंट्री के दो सिटीजन के बीच में कोई वाद विवाद हुआ है उसके बारे में ले सकती है। बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट, बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल।
समझो, इस तरीके का पूरा पावर उनके पास रहता है। आगे बात करते हैं रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। और रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और कौन कौन से रोल्स होते हैं। पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छे से भारत के अंदर सारे के सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, खास कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाना। फंडामेंटल राइट्स को कोई आपका फंडामेंटल राइट्स को कोई एक्सप्लोइट ना कर पाए, उनको सेफ्टी के रूप में रखना। क्लियर। उनके जितने भी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स कह रहे हो, लेजिस्लेटिव पावर्स है, उनको इनवैलिड करना जब वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर रूप में आ रहे हैं। जब उसके अंदर आ रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में अगर कोई भी विरोध है, कोई भी टाइप का उन्होंने आरोप वारोप किया है, तो वो उस टाइम पे जज के सामने, आप IAS ऑफिसर या फिर आप मंत्री कुछ नहीं हो, उस टाइम पे आप एक कॉमन इंसान हो जो आपने गलतियाँ की, आप उसके लिए वहाँ पे आए हुए हो। जो आप वहाँ पे क्यों खड़े हो, आपको साबित करना पड़ता है कि वहाँ पे क्यों खड़ा हूँ। क्लियर। आगे बात करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन द इंडिया इज वॉज, देखो यहाँ पे मस्त लाइन लिखी हुई जो मैंने बहुत हाईलाइट करके लिखी थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो रूल दैट द कोर और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, फिर भी उन लोगों ने ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है कि उन बेसिक, जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। अगर उसमें कोई चेंजेस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहला मुकदमा आपके खिलाफ चलाएगी, और उस मुकदमे के अंदर याद रखना नॉन कॉन्फिडेंशियल मोमेंटो भी आ सकता है, मतलब सरकार गिर सकती है। ओके। आगे बात करते हैं कि जुडिशियरी एज ए हाईएस्ट अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया इज अलाउड टू एक्ट द गार्डियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए जुडिशरी बहुत ज़रूरी है। ओके। बाकी अगर उनके अगेंस्ट या फिर उनको हर्ट कोई करता है, उसके लिए भी क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL कौन है, लिटिगेशंस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को खड़ा किया गया है। एक PIL एक सरकारी वकील होता है जो इसके खिलाफ इम्प्लीमेंट या फिर इसके खिलाफ केस रजिस्टर करता है हमेशा, अगर किसी ने आपका फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया हुआ है। ओके। लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है, और लास्ट के एंडिंग पॉइंट तक तो मैं भी थोड़ा सा हो चुका था कि भाई बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है। ठीक है, तो ये इसकी समरी है। ठीक है, और मुझे बहुत 2-3 बच्चों के मेरे को मैसेज आया कि सर लेक्चर बहुत लंबे हो रहे हैं, 1-1 घंटे के लेक्चर्स हो रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, हमको शॉर्ट में समझना है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा सकता हूँ कि ये समरी आपको लास्ट में दिख रही है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, बट उस समरी को बताऊंगा ना तो आपके बेस, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, और वो मैं चीज़ चाहता नहीं हूँ। समझ रहे हो? इसलिए एक चीज़ मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा कि आप उन चीज़ को रहने दो, आप इस लेक्चर को सुन लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको 10th 11th 12th में वापस से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए ईजी रहेगा सोशल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर लिखना। ठीक है, तो उसमें ध्यान दीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ तक हो सके इस चैनल को फैलाओ, इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाओ। बाकी सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करो। इस मेहनत के अंदर आप मेरा सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।